हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस करंट अफेयर के नए क्लास में। आज की क्लास एक रिवीजन क्लास होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। इसमें हम लोग जो है जनवरी से लेके और मार्च तक 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ पे सारे के सारे ढेर टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बने रहिए क्लास में, पूरी क्लास को अच्छे से देखिएगा। और जो भी टेस्ट सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी से मार्च तक के हैं, सारे के सारे प्रश्न आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी साथी नए हैं पर आप चैनल से जुड़ जाइएगा और करंट अफेयर प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अंतिम समय में एक बेहतरीन रिवीजन, बेहतरीन तैयारी जो है आपके लिए वहाँ पे स्टार्ट है। और उसमें रिवीजन भी कराएंगे, बाकी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की इसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम के प्रैक्टिस बैच में मिल जाएगी। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा और एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। आर के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण क्लासेज है जिसमें मैराथन सब्जेक्ट वाइज करा रहे हैं, वो सारे के सारे मैराथन देख डालिएगा। हर एक वीडियो से जो है आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सारे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना। और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा और फर्दर जो भी कोई कमेंट है उस कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइएगा स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जनवरी 2025 का करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का 11 जनवरी 2025 में निम्नलिखित शहरों में कौन से जो है दो शहर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर जो वेटलैंड सिटी है उसके रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले दो भारतीय शहर बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत ज़्यादा संभावना है आपके आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की, क्योंकि पहले दो ऐसे भारतीय शहर है जो वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त किए हैं। फटाफट से आंसर देखिएगा और बताइए। कह रहा है कि भोपाल और गुवाहाटी, इंदौर और जयपुर, इंदौर और उदयपुर, भोपाल और उदयपुर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या का, इसका इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग यूपीपीसीएस, आरओ या बीपीएससी, कहीं किसी भी न किसी परीक्षा में आपको ये देखने को प्रश्न मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सिटी का नाम याद रखिएगा, जनरली इससे कंफ्यूज ना होइएगा। इंदौर के साथ हो सके ऑप्शन में आपको सूरत दे दे, कई जगह रैंकिंग में भी इंदौर के साथ सूरत रहा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो पहले दो भारतीय शहर बने हैं वेटलैंड सिटी ग्रुप में, आपका इंदौर और उदयपुर, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न जो है कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर जो है मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला भागीदार देश है। कह रहा सत्य कथन चुनना इसमें से, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और नौ तो एक नौ तो दो। ध्यान दीजिएगा कई बार ऑप्शन ये आपस में चेंज रहते हैं, जनरली जो है एक और दो सी पर रहता है, यहाँ पे तो सही दिया हुआ है। बाकी कई प्रश्नों में ये ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 122 का जो है इसका सही आंसर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केवल एक। अब केवल एक सही है तो दूसरा क्यों गलत है, ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2025 में जो है भारत जो मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम है इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल तो हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे ऑप्शन में क्या गड़बड़ी है, कह रहा है इसमें शामिल होने वाला ये एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है, तो ये पहला देश नहीं है, ये दूसरा देश है। तो ये भी बता दीजिए कि सर कि जो पहला देश है वो कौन शामिल हुआ था, तो भारत जो है इसमें जापान के बाद से दूसरा देश है। ठीक है, इसके पहले कौन शामिल हुआ है, इसमें जापान। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रहेगा। दूसरा यूरोड्रोन कार्यक्रम में एशिया प्रशांत क्षेत्र का, ध्यान सुनिएगा, भारत जो है ये दूसरा भागीदार देश है। पहला पे कौन है, तो पहले पे ध्यान रखिएगा, पहले पे आपका जापान है। ठीक है, बाकी पहला स्टेटमेंट सही है और पूछा हमसे सत्य है, तो केवल एक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जनवरी 2025 में भारत का जो है उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। पहला प्रश्न तो आपका इसी में है, एक प्रश्न आपका इसी में छिपा हुआ है कि भारत का पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद से जो है आपका समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो उत्तराखंड आपका बना है। एक पॉइंट आपका यहाँ हो गया। दूसरा इसमें पॉइंट कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया। चार ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से देखिएगा और बताइए कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से आपका सही होगा। कह रहा है अनुच्छेद 341 और 42, अनुच्छेद 42 और 66, ठीक है, 43 और 42, 41 और अनुच्छेद 366। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 133 है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 342 और 366 का 25। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है वो वन लाइनर के रूप में कि जो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य बना है वो आपका उत्तराखंड, ये सबको पता है, लेकिन ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा
जो इसका अनुच्छेद है वो किसमें बाहर रखा गया अनुसूचित जातियों को, तो ऑप्शन बी आपका अनुच्छेद 342 और 366 का 25 क्लॉज। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। करंट अफेयर के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप टेलीग्राम से जुड़ के एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हर महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस, ठीक है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। सिर्फ उतना पढ़े कि आप बहुत अच्छा परीक्षा में कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है स्टेटमेंट वाला ये भी है, वन रिपोर्ट पर है। जनवरी 2025 में केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत वन रिपोर्ट 2025 जारी किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट इसमें ही ध्यान रखिएगा कि भारत वन रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया, तो केंद्रीय जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है इसके द्वारा जारी किया गया। एक स्टेटमेंट ये भी बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बाकी आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इसमें स्टेटमेंट दिया वन रिपोर्ट के बारे में। कह रहा है देश का कुल जो वन आवरण है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है 21.76% है। देश के राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की जो दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है। कह रहा सही कथन को आपको चुनना है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। फटाफट से आंसर कीजिएगा कि इसका क्या सही उत्तर होगा। तो दिया गया जो आपका स्टेटमेंट है, सबसे पहले देखेंगे पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है आप 21.76% है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में है। तीसरा भी सही है कि वन जो प्रतिशत है उसकी दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, वन क्षेत्र के नहीं प्रतिशत के मामले में कह रहा है, प्रतिशत की दृष्टि से देश में पहला स्थान लक्षद्वीप का है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों तीनों सही हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके भारत वन स्थिति रिपोर्ट से रिलेटेड हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछेगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो प्रश्न पूछा जाता है, तो जो रिपोर्ट कौन जारी किया है ये पूछता है, तो वो मंत्रालय का नाम याद रखेंगे। बाकी ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न भी ऐसे इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। ये तो हो गया हल्दी बोर्ड का शुभारंभ। अब इसके बारे में कुछ कथन है, उस पर बताइए। श्री पल्ले जो गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, पहला स्टेटमेंट। इस बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। पूछ रहा है दोनों में से सत्य कथन बताइए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिएगा और इसके बारे में जो है बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट एग्जैक्ट आपका सही है कि इस बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में रखा गया, इंपॉर्टेंट है भी, वन लाइनर में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो श्री पल्ले गंगा रेड्डी हैं, इनको इस बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें साथियों तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं और ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा क्योंकि पहली बार ये आपका बना है बोर्ड। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष हैं, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 126 नंबर पे क्या कह रहा है। हाँ, जनवरी 2025 में जो है जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसी तरीके के प्रश्न करने के जो है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए परीक्षा में, यही जब स्टेटमेंट पे आ रहा है इसी तरीके से, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ओडिशा जो है कह रहा है 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तीसरा कह रहा है दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़ और गोवा है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको पूरा क्लियर हो तो सत्य कथन बता दीजिए, 1 और 2, 2 और 3, 1 3 और 1 2 3। ये सारे के सारे पॉइंट जो हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराएं हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी होगी, जाकर वहाँ देखिएगा। जो आपके सूचकांक वाले हैं उस वाले में ये प्रश्न कराया गया है। तो कह रहा है इसमें आपको जो है इस रिपोर्ट के बारे में जो है कि क्या क्या इसमें सही है क्या नहीं सही है। तो पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, ये जो सूचकांक है ये आपका जारी किया जाता है किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। पहला स्टेटमेंट तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। कह रहे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये कितनी बार हम आपको ऑनलाइनर वाले भी और जो वहाँ मैराथन क्लास उस क्लास में भी इस चीज़ आपको बता चुके हैं कि इस रिपोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से हमने आपको पढ़ा रखा है। तो पहला स्टेटमेंट आपको गलत हो गया और जैसे ही पहला गलत होगा तो थोड़ा सा अगर आप नज़र दौड़ाएं ऑप्शन पे तो पूरा पूरा आप ऑप्शन सीधे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, यानी आपका 2 और 3 ऑप्शन बी सही उत्तर आपको यहाँ पे सीधे सीधे मिल जाएगा। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है ध्यान रखिएगा, ओडिशा जो 18 राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। दूसरे और तीसरे पर आपका
छत्तीसगढ़ और गोवा है। कौन है? छत्तीसगढ़ और गोवा है। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। जारीकर्ता इसका आपको ध्यान रखना है कौन सा? नीति आयोग जो है इसको जारी करता है, न कि ये कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिए, कह रहा है जनवरी 2025 में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा राज्य के किस शहर को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? कह रहा है जोरहाट, डिब्रूगढ़, माजुली या चराइदेव। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 126 7 वाले में इसमें क्या आंसर होगा? तो किसको जो है 27 तक दूसरी राजधानी बनाने की बात की गई है, तो ऑप्शन बी जो है डिब्रूगढ़ को। किसको? डिब्रूगढ़ को जो है वर्ष 2027 तक दूसरी राजधानी बनाने के लिए, और ये जो है असम के दूसरी राजधानी बनाने के लिए विकसित किया जाएगा। और इसमें एक और नाम है तेजपुर को जो है असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। एक नाम और याद रखिएगा यहाँ पे, तेजपुर। ठीक है, तेजपुर को जो है असम की सांस्कृतिक राजधानी बनाने पे जोर दिया जा रहा है। प्रश्न में आपसे अगर इस तरह से पूछे कि दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को कब तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा गया। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 11 जनवरी 2025 में प्रारंभ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या इसमें बातें कही गई हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजना की शुरुआत की गई, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, इसका उद्देश्य छात्रों को शोध और शैक्षणिक संस्थानों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, तो बताना इसमें आपका वही है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और नौ तो एक, नौ तो दो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का पहला भी सही है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दूसरा भी इसका उद्देश्य बिल्कुल सही है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस योजना के बारे में एक और दो दोनों सही, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या। नियुक्ति का सवाल है और इम्पोर्टेंट है। सीधे सीधे अब नियुक्ति का सवाल इसी तरीके से आपसे ऑनलाइनर नहीं पूछा जा रहा है। एक तरफ सूची व्यक्ति दे रहा है या चर्चित व्यक्ति या नियुक्ति, आपको मिलान करना रह रहा है। तो ध्यान दीजिए कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा मिलान के लिए। एक तरफ दिया नाम अरुण मिश्रा है ना, माइकल मार्टिन, जॉन एन रेडक्लिफ और ज्ञानेश कुमार। सबसे पहले अगर जो नाम आपको ध्यान में आएगा ज्ञानेश कुमार ही समझ में आया होगा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो डी का तो चौथा आपका होगा ऑप्शन। एक बार इस तरह का ऑप्शन में जाके एक बार मिला लिया करें ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएँ। अब आपका ए और सी बच गया है। बाकी अन्य में जो है आपको अरुण मिश्रा की अगर बात करेंगे तो अरुण मिश्रा जो है ये बने हैं लोकपाल BCCI। ठीक है, तो पहले का दूसरा, अब पहले का दूसरा जाएंगे तो दो ऑप्शन आपका पहले से कट चुका था, बी और डी। पहले का दूसरा से ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी का पहला और सी का तीसरा। बी का पहला और सी का तीसरा। तो जॉन एल जो रेडक्लिफ है ये क्या बने हैं? तो प्रमुख CIA बने हैं। और माइकल मार्टिन जो है ये आपके प्रधानमंत्री आयरलैंड बने। क्या बने? प्रधानमंत्री आयरलैंड। तो जनवरी मंथ की ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा ये तो सही उत्तर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये नाम याद रखना कौन क्या बना है, तो ये पॉइंट एक बार फिर से समझ लीजिए। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, जॉन एल जो रेडक्लिफ है ये प्रमुख CIA बने हैं। और माइकल मार्टिन आपका ये बने हैं प्रधानमंत्री आयरलैंड। अरुण मिश्रा आपके क्या बने हैं? तो बने हैं लोकपाल BCCI। तो ये चारों नियुक्तियां ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। तो जनवरी 2025 में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है जो कवचम का उद्घाटन किया गया? केरल, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र में। फटाफट से आंसर करेंगे, इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केरल में। केरल में जो है आपके देखिएगा भारत की पहली पूर्ण रूप से एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली जो है कवचम का उद्घाटन किया गया है। और इसको जो है आप देखेंगे तो विश्व बैंक की सहायता से इसको विकसित किया गया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। सिंपल सा अगर आपसे पूछे कवचम जो है ये किस राज्य से इसका संबंध है, तो केरल से। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि चर्चा में रहा कवचम का जो है आप इसका बताइए किससे किसका संबंध है, मतलब ये क्या है। 4 स्टेटमेंट है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कवचम जो है ये भारत की पहली पूर्ण रूप से एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है। क्या है? आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न जो है स्टेटमेंट से फिर के आपको मिलते दिख जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 131
नंबर पे जो है कह रहा है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हुआ है। कह रहा है कजाकिस्तान, बेलारूस, नाइजीरिया या जॉर्जिया। तो आपको बताना है कि ब्रिक्स का आधिकारिक भागीदार के रूप में कौन शामिल हुआ है। आपका जनवरी जो है 2025 का ये प्रश्न है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। जो शामिल होने वाला देश है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइजीरिया। क्या है? ऑप्शन सी, नाइजीरिया जो है ये आपका भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है। बात करें तो अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स ने साझेदार देश श्रेणी की शुरुआत की थी। कब? अक्टूबर 2024 में जो है साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत ब्रिक्स के द्वारा किया गया था। इसमें साझेदार के रूप में कौन शामिल हुआ? आपका ऑप्शन सी, नाइजीरिया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिएगा, 11 जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयाग में जो घटना घटी उसकी जांच हेतु किसके अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, ठीक है। इस तरह के जो आयोग बनते हैं उसके अध्यक्ष के बारे में जनरली पूछ लेता है प्रश्न। क्या? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक सिन्हा, शत्रुघ्न श्रीवास्तव या न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये किनके अध्यक्षता में ये एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। तो ध्यान देंगे, ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची और उस घटना की जांच के लिए जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ वो न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में हुआ है। तो ये अध्यक्ष बने, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है जनवरी 2025 में चर्चित माउंट तारानाकी के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। यह न्यूजीलैंड में स्थित है। यह न्यूजीलैंड की संसद द्वारा अब व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका नया नाम अब के काहुई टुपुआ है। कह रहा है इसमें से कि असत्य कथन, ध्यान दीजिएगा ये रेड अलर्ट है यहाँ पे। असत्य कथन आपसे पूछा है, कह रहा है 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3 और कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, माउंट तारानाकी के संबंध में ये सारी बातें आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप अगर देखें माउंट तारानाकी के संबंध में, तो पहला भी आपका सही है, न्यूजीलैंड में ये स्थित है, बात बिल्कुल सही है माउंट तारानाकी के संबंध में। इसे न्यूजीलैंड के द्वारा जो है व्यक्ति का दर्जा दिया गया वहाँ की संसद के द्वारा, ये भी बात सही है। तीसरा, इसका नया नाम जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है कि काहुई टुपुआ इसका नया नाम भी रहा है। तो तीनों तीनों आपका सही है। अब जैसे ही तीनों आपका सही है, आप फटाक से आंसर पर आएंगे, आप आंसर सी लगा देंगे, लेकिन जो कि ये आपका गलत है। क्यों गलत है? आपसे पूछा है असत्य कथन बताना कि सत्य कथन। यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि जब ऑप्शन आप पढ़ कर जाएं, ठीक है, ये करने के लिए, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चौकन्ना रहें। क्या आपसे पूछा उसको एक बार जरूर दोबारा देखें, सत्य पूछा है क्या सत्य पूछा है। क्योंकि जैसे ही अगर हम सत्य पे जाएंगे तो आप तुरंत गलती होगी, तीनों के तीनों सत्य है तो हमें सी तुरंत दिखेगा, लगा देंगे। और जबकि असत्य पूछा है तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। बात समझ रहे होंगे। इस तरह की गलती अमूमन जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे होती है। तो ये एग्जाम हॉल का प्रेशर भी रहता है और चीज़ें नहीं दिखती हैं। घर आने पर लगता है कि अरे प्रश्न तो हम बिल्कुल सही किए थे, लेकिन जब आंसर की मिलाते हैं तो प्रश्न गलत निकल जाता है। तब लगता है कि नहीं, ये गलती हुई थी। तो ये सब सिली मिस्टेक्स हैं, इनके लिए आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। और जो साथी पीडीएफ्स वगैरह के लिए कह रहे हैं, तो करंट अफेयर वाली जो ये इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ है, ये आपको पेड बैच में ही मिलेगी। तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्विज प्रैक्टिस और सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक बार क्लास कर लेंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपके जो परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना है वो और कम हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ का ध्यान रखिएगा। जुड़ने के लिए टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई। इनमें से संबंधित राज्य और जो स्थल है उसमें से कौन सा एक युग बेमेल है। 4 स्थल की तो आपकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि जो स्थल है और उनका राज्य है उसमें कौन सा एक जो है आपका बेमेल है। कह रहा है सक्कर जो कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य केरल, खेचो पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम और उदवा झील आपका कह रहा है झारखंड। तो इन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि आपका कौन सा जो है इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो अभी जो 4 नए जनवरी तक जो हुआ था उसमें रामसर स्थलों की जो संख्या शामिल हुई थी, इसमें आपका ऑप्शन बी इसमें बेमेल है। इसमें थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य आपका केरल में नहीं है, ये भी आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। पहला आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, सी भी सही है और डी भी सही है, यानी उदवा झील ध्यान रखिएगा झारखंड है ना, खिचोर पलरी आर्द्रभूमि आपका सिक्किम, ये दोनों सही है। पहला भी सही है आपका तमिलनाडु। गलत कौन सा इसमें जो बेमेल है आपका ऑप्शन बी।
तो तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य अगर केरल में नहीं है तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बीमेल वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रोबोवो सुबियांतो को जो मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया गया, वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया या सिंगापुर की? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा कि जो प्रोबो सुबियांतो हैं ये 76वें गणतंत्र दिवस पर आपके मुख्य अतिथि रहे थे और इनका संबंध किस देश से है ये बात कई बार आपको बताई जा चुकी है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको 76वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, उनका नाम बताइए। तो 4 नाम भी आपको दे देगा, तो नाम भी याद रखना पड़ेगा, प्रोबोवो सुबियांतो। ठीक है, या तो स्टेटमेंट वाला भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, इस चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट वाला प्रश्न कैसे बनेगा कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं या फिर ये समारोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम दे देगा कि ये प्रोबोवो सुबियांतो या कोई और नाम जो इसमें शामिल है। दूसरा स्टेटमेंट कि वो इस देश के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री, यहाँ पे भी बदल सकता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये ध्यान रखिए इनका नाम प्रोबोवो सुबियांतो और कहाँ से हैं ये, तो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने पश्चिम अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा की है। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है, कह रहा है नाइजर, माली, बुर्किना फासो, है ना, और मारिटानिया। ठीक है, तो 4 देश है, इसमें बताना है आपको कौन इसमें जो है शामिल नहीं है। तो इसमें जो है अफ्रीकी देशों में जो है शामिल आपके कौन कौन से देश हैं? इसमें शामिल आपका नाइजर है, माली है और बुर्किना फासो है। तीनों देश इसमें शामिल है। ये तीनों कह रहा है पश्चिम अफ्रीकी जो राज्य आर्थिक सहायता समुदाय है उससे अलग होने की ये लोग घोषणा कर दिए हैं। ये 3 लोग शामिल इसमें कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी मॉरिटानिया जो है इसमें आपका शामिल नहीं है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कौन से 3 देश जो है इसमें जो देश है 3 देश आपके बाहर होने की घोषणा की है। ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है कह रहा हाल ही में चर्चित जनरेशन बीटा शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? जनरेशन बीटा के बारे में कोविड-19 महामारी के बाद आने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों से, सोशल मीडिया का बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव, विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां, या ऑप्शन डी कह रहा है वर्ष 2025 और इसके पश्चात जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी से। तो ध्यान दीजिएगा, जनरेशन बीटा इसका अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा। इसका संबंध जो है वर्ष 2025 में और इसके बाद जो जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी है उससे इसका संबंध है, उसके रूप में इसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, और इसका जो इस रूप में किसको परिभाषित किया गया 2025 से लेके 2039 तक के बीच के जो लोग इसमें पैदा होंगे उनको इस रूप में जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। तो 2025 से 2039 तक का एक बीच का रहेगा समय, ये भी ध्यान रखना है। जनरेशन बीटा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में भारत की पहली तटीय और वेडर जो जल पक्षी जनगणना करवाई गई है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कई बार बताया जा चुका है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है आपका डी। क्या है? ऑप्शन डी गुजरात। तो गुजरात के जो है जामनगर में, कहाँ पे? गुजरात के जामनगर में जनगणना आपका स्टार्ट की गई है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, जामनगर, गुजरात का जामनगर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में चर्चित संगीत सेव डालिंका जो है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सेव डालिंका बोस्निया का जो उदास शहरी प्रेम गीत है। सेव डालिंका को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है। और कह रहा है सेवा जो डालिंका है ना, उसको बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। तो बताना है इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है। 3 स्टेटमेंट आपके हैं, है ना। कह रहा है 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो फटाफट से बताइएगा इसमें से कौन सा आपका जो है इसमें सही आंसर होगा सेव डालिंका के बारे में, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में जब क्यों इसी चर्चा में रहा है। पहली चीज़ तो ये ऑप्शन ए आपका बिल्कुल मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ये बोस्निया का उदास शहरी प्रेम गीत है और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यूनेस्को द्वारा इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है।
और इसको जो है अन्य नाम बाल्कन ब्लूज के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों के तीनों आपके स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों यहाँ पर सही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि सेव डालिंगा का अन्य नाम, तो बाल्कन ब्लूज आपको ध्यान रखना है। और चर्चा में क्यों है, ये कहाँ से संबंध रखता है, तो बोस्निया से संबंध रखता है। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है, चर्चा में रहा संगीत जो सेव डालिंगा, सिंपल आपसे 4 ऑप्शन दे दे कि किस देश से संबंध है, तो आपको उसमें आपको बोस्निया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न और इस जनवरी का जो है लास्ट प्रश्न कहिए। कह रहा है कि जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की गई है? टाटा स्टील, जिंदल स्टील, रिलायंस पेट्रोलियम, अडानी स्टील। फटाफट से आंसर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 140 का इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, भारत की पहली जो हाइड्रोजन आपकी कंप्लायंट पाइप्स है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भारत में किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें जो है टाटा स्टील का नाम आता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील के द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। तो इम्पोर्टेंट ये सारे प्रश्न आई होप तो कि आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिएगा साथियों, ये था आपके जनवरी 2025 है ना कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सारे प्रश्न हो सकते थे ध्येय टेस्ट सीरीज से आर एग्जाम स्पेशल हमने आपको करा दिया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बता दें साथियों कि जो आपके लिए मैराथन क्लासेस आई हैं, ठीक है, उन सारे क्लासेस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। खास करके अभी 1-2 दिन पहले जो है 8 घंटे की एक मैराथन आई है, वो क्लास देख लीजिएगा। वहाँ से आपको मतलब इतने सारे प्रश्न मिलेंगे कि आप खुद पेपर देखने के बाद समझ जाएंगे कि कितने। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फरवरी 2025 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से। पहला प्रश्न यहाँ आपको दिख रहा है, कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित पर विचार करें। फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया। ये सूचकांक में सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत को 6ठा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, यार मिला दिया गया। पूछ रहा है इसमें से कौन सा आपका सही है, केवल 1, केवल 2, ये कैसा 2 और 9 तो 1, 9 तो 2। इसी ध्यान रखिएगा, वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में तो भूल ही जाइएगा। आपको इतना चौकन्ना रहना है कि सारी चीज़ों बच्चे से तैयार करना है और आपको स्टेटमेंट वाले ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके लिए क्लास जो भी बनाया है रिसेंट में भी करंट अफेयर के लिए आर कैसा आ रहा है, तो यूपीपीसीएस पेपर के एनालिसिस कराया है, उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पूरी बुक रटने के लिए नहीं बैठ जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको जीएस भी पढ़ना है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। 2 स्टेटमेंट है, तो देखिएगा पहला तो स्टेटमेंट आपका पहले ही गलत है, क्योंकि जो ये सूचकांक है आपका यूएनईपी के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ये जर्मन वाच जो एजेंसी है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट जो इसे पूछ रहा है ये आपका सही है, इसमें जो भारत को 6ठे स्थान पर रखा गया है। इस हिसाब से साथियों अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। तो देखिएगा जो पर्यावरण से रिलेटेड सूचकांक है आपका, सूचकांक में 2 ही 3 चीज़ें पूछता है, एक तो जारीकर्ता पूछता है और दूसरी चीज़ें जो आपका भारत है इसका रैंक, या फिर पूछ लेगा सबसे पहले पर कौन रहा है। तो इस तरीके से पॉइंट्स आप कवर करेंगे तो ऑनलाइनर में न जाकर आप स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी आप कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा फरवरी 2024 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान रहा है 95, 96, 97 या 99। एक सिंपल सा वन लाइनर में आपसे पूछा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, इसमें पॉइंट आपके प्रश्न में ही है कि इसका जारीकर्ता कौन है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, ये चीज़ जाने के अगर स्टेटमेंट में प्रश्न बनता तो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझते चलेगा। अगर ये चीज़ आप भी समझ जाए किस तरीके से देखना समझना, तो करंट अफेयर आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो क्या कह रहा है इसमें, तो अगर स्टेटमेंट बनाता तो किसके द्वारा जारी करता है ये आपसे पूछता, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सूचकांक क्या है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, और इसमें जो भारत की रैंकिंग रही है 2024 वाले में, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी 96 रैंकिंग रही है, 96 रहा है। ठीक है, और सबसे कम अगर देशों की इसमें बात करें टॉपर कौन रहा है, तो टॉपर आपका कौन रहा है, डेनमार्क रहा है। कौन सा, डेनमार्क जो है इस बार भी इसमें जो है शीर्ष पर, सबसे कम भ्रष्ट देशों के रूप में शीर्ष पर रहने की बात इसमें रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है फरवरी 2025 में निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में किस एक ने तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों के समूह ओपेक के सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है? कह रहा ब्राजील, इक्वाडोर, पेरू या चिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर अगर आप कर पा रहे हैं तो देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका ब्राजील। ब्राजील जो है हाल फिलहाल में जो ओपेक है उसके सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है।
ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। कोई भी कंट्री है, देश अगर आपका आ रहा है इस तरीके से न्यूज़ में, जो किसी पर्टिकुलर किसी कह लें कि कोई संस्था या ग्रुप है, उसमें अगर कोई शामिल हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सा देश उसमें शामिल हुआ, कौन सा नंबर का सदस्य बना, तो सारी बातें ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 124 नंबर का आ रहा है, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है मेटा की सब सी केबल प्रणाली परियोजना है। इस परियोजना में जो केबल पर 2030 तक शुरू होने की संभावना है, और यह परियोजना भारत सहित कुल 4 महाद्वीपों को जोड़ेगी। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट है, कह रहा है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3 कौन सही है। तो इस आपको बताना है प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के बारे में, उसको ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो देखिएगा, पहला स्टेटमेंट प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के बारे में बिल्कुल सही है। ये प्लेटफॉर्म जो मेटा की सबसी केबल प्रणाली परियोजना है। दूसरा भी सही है, केबल परियोजना जो है 2030 तक शुरू होने की संभावना है। लेकिन बात करेंगे अगर तीसरा की, जो स्टेटमेंट आपका है, इसमें कह रहा है भारत सहित कुल 4 महाद्वीपों को जो है जोड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कह रहा है इसमें आप कुल 5 महाद्वीपों को जोड़े, कितने को, 5 महाद्वीपों को। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए कि इसमें कौन कौन से हैं। आखिर अमेरिका है, ठीक है, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित इसमें 5 महाद्वीपों को इसमें जोड़ेगा। तो प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के बारे में यहाँ पे बस तीसरे में आप सही कर लेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो उस हिसाब से अगर 3 गलत हो रहा है तो ऑप्शन आपके सारे कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोई भी करंट अफेयर जिस भी मैगजीन से आप पढ़ रहे हो, तो उसमें पॉइंट्स को पढ़ते टाइम ये ध्यान में रहे कि जो आयोग प्रश्न बना रहा है वो किस पॉइंट से बना रहा है। सारे के सारे मैगजीन में जो दिए हुए डेटा हैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें से जो इररिलेवेंट है, बस वो कंप्लीट करने के चक्कर में आपको दे दिया गया। तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि पूरी बुक अगर रटने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज रहेंगे। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के बारे में सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ध्यान देंगे, कह रहा है फरवरी 2025 में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने को लेकर किसके द्वारा मेजराना फर्स्ट नामक एक चिप लॉन्च की गई है। तो मेटा एआई, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब या ऑरेकल। फटाफट से आंसर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसमें जो है ये एक चिप लॉन्च की जा रही है कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है मेजराना नामक चिप लॉन्च कर रहा है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। सिंपल सा अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ लेगा, चर्चा में रहा जो मेजराना फर्स्ट है, इसका संबंध किससे है। तो ध्यान दीजिएगा, जो क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने के लिए इसको लाया गया है, और ये क्या है, एक तरीके का क्वांटम आपका चिप है। ठीक है, क्या है, एक तरीके का चिप है। 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है। फरवरी 2025 में विश्व का अग्रणी जैविक व्यापार मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। कह रहा है न्यूरेमबर्ग जो जर्मनी है ना, ओटावा कनाडा, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो जैविक व्यापार मेला की अगर हम बात करेंगे 2025 का जो आयोजन है, ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन जो है आपका न्यूरेमबर्ग जर्मनी में किया गया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए जितना करा रहे हैं उतना आपके लिए सफिशियंट होगा। बस ये है कि आपको तैयार होना चाहिए, और तैयार होने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। ठीक है, और प्रैक्टिस हम आप करा रहे हैं टेलीग्राम पर, उस तरीके से प्रैक्टिस आपको कोई नहीं कराएगा। एग्जाम ओरिएंट कंटेंट है, टू द पॉइंट है, बहुत सारा नहीं है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, जितना डिमांड है उतना है, उतना पढ़िए, इत्मीनान से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आराम से पेपर देने जाइए। इसमें अगर अन्य कोई पॉइंट्स की बात करें तो इसमें बस इतना ध्यान, जैविक व्यापार मेला आपका कहाँ पे, जर्मनी में आयोजित किया। सिंपल से वन लाइनर प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, कह रहा है फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को पर्यावरण क्षेत्र में असाधारण कार्य करने हेतु साइन पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार हेतु नामित किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, वंदना शिवा, वेदा पाटेकर, अनुमिता राय चौधरी। 4 नाम है। वुमेन ऑफ द ईयर का बात है टाइम पत्रिका के द्वारा, और पर्यावरण के क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, इनको जो है पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और इनके बारे में एक बात याद रखिएगा कि 2022 में जो है इनको, है ना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इस कौन सा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर बात करेंगे साथियों 2024 यानी लास्ट वाला किसको दिया गया था, तो ये अपने माधव गडगिल भारत के ही हैं, उनको दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बनेगा। यूएन का जो है सबसे पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन।
आगे पढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गुजरात राज्य द्वारा, जो गुजरात सरकार है उसके द्वारा एन प्राउ, ठीक है, नामक भारत की पहली सरकार प्रेरित पहल शुरू की जाएगी। यह पहल समाप्त हो चुकी अनुपयोगी दवाओं के सुरक्षित संग्रहण निपटान पर केंद्रित होगी। कह रहा है कि कथन बताइए कौन सही है। ठीक है, सत्य कथन एक या दो, एक और दो, दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो। प्रश्न संख्या 128 में आपको ध्यान देना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ये विचार करके बताना है। तो पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो दवाओं को सही करने के बाद अनुपयोगी दवाओं को निपटान की बात की जाती है, तो बात बिल्कुल सही है कि एन प्राउड पहले से संबंधित है। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये गुजरात राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। करंट अफेयर में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि इसके द्वारा किया गया है, तो केरल के द्वारा किया गया है। तो स्टेटमेंट आप देखिए, अगर आपको ये वन लाइनर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कैसे वन लाइनर में जब आपको हम बताए थे, एक ही लाइन में आपको चीज़ हम बताए थे वहाँ पे कि एन प्राउड है। इस पहल का आपका संबंध केरल से, केरल ने लॉन्च किया किस लिए, तो जो बेकार हो चुकी या फिर खराब दवाएं उनके निस्तारण के लिए किया गया है। अब उसी को कितने अच्छे से दो स्टेटमेंट बना दिया। अगर प्रश्न में आप कंफ्यूज होंगे तो कहेंगे अरे स्टेटमेंट वाला प्रश्न आ गया, भारी प्रश्न आ गया। तो ये प्रश्न तो आप पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए ना कि एन प्राउड किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो गुजरात तो पहले ही काट दीजिए, स्टेटमेंट में काम खत्म। और एन प्राउड का उद्देश्य क्या है, तो ये बात अगर आपको क्लियर है तो बिल्कुल आसानी से आप काम कर पाएंगे। पहला दूसरा आपका सही हो जाएगा और पहला गलत कि गुजरात राज्य नहीं होगा। सही आंसर की बात करेंगे तो केवल आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये एन प्राउड के बारे में। तो ध्यान रखें एन प्राउड क्या है, केरल के द्वारा स्टार्ट किया गया और जो अनुपयोगी दवाएं उसके निस्तारण के बाद की जा रही है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि फरवरी 2025 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नए आयकर विधेयक की जांच हेतु 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कह रहा है बजंत पांडा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। फटाफट से आंसर कीजिएगा। जो 31 सदस्यों की प्रवर समिति का गठन किया गया है किसके लिए, तो नए आयकर विधेयक की जांच के लिए। इस पहल में अगर हम बात करेंगे कि किसको इसमें अध्यक्ष बनाया गया, तो ये प्रश्न भी आपको करंट अफेयर में बताया जा चुका है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बैजयंत पांडा है, इनको ये नियुक्त किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य जो है उसमें सुधार करना, आयकर की जो चीज़ें हैं उसको जांच करना। और ये ध्यान दीजिए कि अ, इसमें सदस्य कितने हैं, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। 31 सदस्य और प्रवर समिति का ये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है आपका व्यक्ति और नीति से संबंधित। अक्सर इस तरीके से प्रश्न मिलान में आ रहा है। काश पटेल, शक्तिकांत दास, तुलसी गाबार्ड, अलेक्जेंडर लुशाशेंको। तो बात करेंगे सबसे पहले अगर शक्तिकांत दास की जो है, तो ये क्या, ये तो सबसे पहले नियुक्त हुए हैं। तो प्रश्न कई परीक्षा में पूछा जा चुका। प्रधान सचिव टू पीएम के नियुक्त हुए हैं। तो बी का पहला, पहले तो देखिए कि इस तरह के प्रश्नों में जब आए तो एक बात जरूर, जैसे आपको कोई जो 1 2 3 4 में जो भी ऑप्शन में आपको सही लगे एग्जैक्ट, उसको देखने के बाद कूट में जरूर जाइए। अगर वहाँ से आपके ऑप्शंस बन जा रहे हैं तो बाकी पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे पी का पहला हमें मिला, तो बी का पहला मिलते ही हमको तुरंत आंसर मिल गया। तो अब बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की नहीं है, आंसर लगा कर हम आगे बढ़ सकते हैं ए। ठीक है, ये परीक्षा की बात है, लेकिन यहाँ पे हम आपको पूरा यहाँ पे समझना पड़ेगा कौन किससे मिलान है, किसका क्या आपको बनना था। काश पटेल जो है ये निदेशक बने हैं आपके एफबीआई के। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, निदेशक एफबीआई ए का चौथा आपका हो जाएगा। बी का तो पहला हो ही गया। उसके बाद से अगर हम बात करें तुलसी गाबार्ड की, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ये बताए हैं खुफिया निदेशक यूएस से, तो ये दूसरा हो जाएगा। अलेक्जेंडर लुशाशेंको की बात करेंगे तो ये राष्ट्रपति बने कहाँ के, बेलारूस के। तो ये 4 महत्वपूर्ण आपके फरवरी के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप कहें नियुक्तियाँ हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जरूरी नहीं कि चारों नियुक्ति पूछे, इसमें से कोई एक नियुक्ति भी अगर आपके पेपर में आ जा रहा है, तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो वहाँ से आप प्रश्न को करने की स्थिति में होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैंने क्या बताया यहाँ पर कि जैसे आपको कोई एक ऑप्शन आपको एग्जैक्ट सही मिल रहा है, तो उसके बाद तुरंत ऑप्शन में जाके चेक कर लीजिए कितने ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो रहा है। कई बार तो एक ही पे आपका सही आंसर मिल जाएगा, कई बार तीनों को तीनों जब सही मिलाएंगे तब जाकर आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा परीक्षा हॉल में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 8वें हिंद महासागर सम्मेलन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दीजिए। तो पहला कह रहा है कि फरवरी में इसका सम्मेलन आयोजन मस्कट, ओमान में हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया। देखिएगा इस तरह के जो भी सम्मेलन बाहर हो रहे हैं तो दो चीज़ें, उसमें दो ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ज़्यादातर, या तो विदेश मंत्री जा रहे हैं या तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहा है। इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में अक्सर ये बात को रख रहा है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो 8वां जो अगर आप हिंद महासागर सम्मेलन की बात करेंगे तो इसका आयोजन मस्कट में होगा।
ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। और भारत का प्रतिनिधित्व जो है इसमें विदेश मंत्री द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और कई बार जो है आपके ऑप्शन इधर-उधर दिए रह रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखते हुए ओएमआर को टिक करना है, ठीक है? तो पॉइंट क्या याद रखना है, 8वां आपका हिंद महासागर सम्मेलन, आयोजन आपको याद रखना था, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कौन किया। 2 बातें अगर आपको इसमें याद रहती इस पॉइंट से, तो आपने ये प्रश्न कर ले जाते। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 132 क्या कह रहा है। फरवरी 2025 में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में, है ना, राष्ट्रपति शासन लगाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई। किस अनुच्छेद के तहत तुझे प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई। क्या अनुच्छेद 352, 360, 356, 358। प्रश्न संख्या 132। तो आप जानते हैं कि जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो इसमें जो है राष्ट्रपति जो है ऑप्शन सी 356 आर्टिकल 3 अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए जो राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन ले लेता है। इसमें राष्ट्रपति को अगर ये ज्ञात हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, कमजोर पड़ गया है, तो उस केस में राष्ट्रपति ये चीज़ लागू करता है। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 360 आपका वित्तीय आपात से रिलेटेड जो अभी तक कभी नहीं लगा है, ठीक है। अच्छा, दूत आपातकालीन हो गया, एक और है आपका राष्ट्रीय आपात, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, देखें बता पाते हैं कि नहीं। राष्ट्रीय आपात जो लगता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगता है, जरा इसको कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 25 में जो है सूडान वायरस रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी देश सूडान में इस वायरस के प्रकोप की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई। इसे रक्तस्रावी बुखार के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर इस तरीके कोई चीज़ आ रहा है वायरस वगैरह, तो कहाँ आ रहा है और वो क्या है, ये 2 बातें आपको जाननी है। कह रहा है सत्य कथन बताइए, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, 9 तो 1, 9 तो 2। आंसर अगर समझते चलेंगे तो कह रहा है कि फरवरी में आपका ये आया था, क्या था, सूडान वायरस रोग। और इसकी पुष्टि की अगर बात करें तो पुष्टि आपका सूडान में कह रहा है, ठीक है। पहली बात तो ये जाने, इसमें 133 में जो सूडान वायरस रोग है, ठीक है। नाम सूडान वायरस रोग जरूर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो इसकी पुष्टि जो है ये सूडान में नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। इसकी पुष्टि जो है कहाँ पे की गई है, तो युगांडा में की गई, अफ्रीकी देश युगांडा में, ठीक। बिल्कुल समझ में आया आपको। ये जो पॉइंट है, नाम जरूर सूडान वायरस रोग है, लेकिन इसकी पुष्टि जो है सूडान में नहीं हुई, अफ्रीकी देश कहाँ पे, युगांडा में हुई है। तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा आपका सही है कि रक्तस्रावी बुखार के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। बात समझ में आई कि जो सूडान वायरस रोग है ये रक्तस्रावी बुखार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि डब्ल्यूएचओ के द्वारा तो की गई, लेकिन कहाँ पर, सूडान में नहीं की गई है, युगांडा में की गई है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हाँ, जितने भी लोग ये करंट अफेयर क्लास देख रहे हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि आप एक पेज लेके बैठें, ठीक है। जो प्रश्न या पॉइंट नहीं आ रहे हैं उसको आपको स्टार बनाते हुए उसे नोट डाउन करते चलिए, ताकि ये रहे कि अच्छा फरवरी का हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का क्लास किया था, उसमें ये 2-4 करंट अफेयर आपको नहीं आ रहा था। पढ़ने को तो फरवरी में बहुत सारे करंट अफेयर, लेकिन कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी अगर वो आपके नोट्स में है, तो जरूर वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से चीज़ों को तैयार करने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है मत्स्य आपका 6000 के संबंध में लेकर कथनों पर विचार कीजिए। यह डीप ओशन मिशन के तहत विकसित मानव पनडुब्बी है। इसका विकास डीआरडीओ द्वारा रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। सत्य कथन बताना है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, 9 तो 1, 9 तो 2। तो मत्स्य आपका 6000 के लिए स्थित ये डीप ओशन टेक्नोलॉजी है, उसमें बात अगर करें तो पहला तो आपका सही है कि ये डीप मिशन ओशन है, ठीक है, और मानव पनडुब्बी के तहत इसको विकसित किया गया है। लेकिन इसका विकास ये है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया गया है, न कि आपके डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय के। तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, इसमें मंत्रालय भी नहीं है। और ये प्रश्न जब आया था न्यूज़ में, मतलब ये पॉइंट तो बहुत चर्चा में था कि किस मंत्रालय के द्वारा है। ये प्रश्न को हम कई बार अगर आप देखें तो आपका मंथली करंट अफेयर में और जो मंथली एमसीक्यू उसमें करा चुके हैं ये प्रश्न, सीधे-सीधे, मतलब एग्जैक्ट उसी तरीके का ये प्रश्न है, स्टेटमेंट वाला। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, पहला गलत है, सॉरी, पहला आपका इसमें सही है, डीप ओशन मिशन है, लेकिन विकास जो इसका किया गया डीआरडीओ के द्वारा नहीं, इसका जो डेवलपमेंट है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से किया जा रहा था। तो सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए, यानी केवल 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो क्या कह रहा है आपका। कह रहा है फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस देश की महिला क्रिकेट खिलाड़ी को सोली अख्तर को
एंटी करप्शन कोड के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। बांग्लादेश की है, पाकिस्तान की है, दक्षिण अफ्रीका की है या अफगानिस्तान की है। तो अभी ये खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, उनको 5 वर्ष के लिए आईसीसी के द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया है कि जो सोहली अख्तर हैं ये आपके खिलाड़ी हैं, यहाँ पे ऑप्शन है बांग्लादेश के, ठीक है। तो बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर थी और भ्रष्टाचार के आरोप में प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर स्टेटमेंट वाला बन जाए ऐसा तो ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचार के मामले में आपका इस तरह होने वाली है, पहली महिला क्रिकेटर है, तो ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर स्टेटमेंट वाला इस पर प्रश्न बनेंगे तो 2 ही 3 पॉइंट उठाएगा। पहली बात तो ये स्टेटमेंट में कि 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया। दूसरा इनका देश पूछेगा, देश अगर दे देगा तो नाम पूछ लेगा, और ये भी पूछेगा कि अगर स्टेटमेंट की पहली मतलब महिला खिलाड़ी है, तो इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है फरवरी 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, क्यूबा या इजराइल। तो अब जान सकते हैं आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर इस तरह की जो प्रतिबंध लगाने की घोषणा कौन कर सकता है, तो ये एक ही देश है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? आपका अमेरिका। यही जो है बाकी सारे संगठनों पर आपका आरोप लगा सकता है, प्रतिबंध करने की क्षमता रखता है। तो बाकी अन्य देश नहीं इस तरीके से कर सकते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सोचते समझते हैं। तो आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये इस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा फरवरी 2025 में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, एक नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस, वियना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन की बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका पेरिस फ्रांस में किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे, ये इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की थी। कौन सी अध्यक्षता? सह अध्यक्षता। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति दोनों लोग शामिल थे। स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनेंगे तो ये 2 पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एआई शिखर सम्मेलन, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे, फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसी देश ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन है उसको लेकर गहरे मतभेद के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया है? कह रहे यूएसए, अर्जेंटीना, चीन या रूस। फटाफट से आंसर कीजिएगा कि ये कौन सा देश है। अभी जब भी हमने आपसे बताया कि जब भी कोई ऐसा देश हो किसी में शामिल हो रहा है, कहीं से बाहर निकलने की घोषणा कर रहा है, तो प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट की तरह पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये देश आपका अर्जेंटीना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है बाहर निकलने की घोषणा किया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, फरवरी 2025 में भारतीय सेना द्वारा कोलकाता में स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? विजय दुर्ग, विजय भवानी, विजय स्तंभ या विजय रण। तो ये जो फोर्ट विलियम आपका मुख्यालय था पूर्वी कमान का, इसका नाम बदल के कर दिया गया था विजय दुर्ग। ऑप्शन ही जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं, क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आपका फोर्ट जो विलियम कोलकाता स्थित ये कमान है मुख्यालय का, वहाँ का इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका निर्माण की अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1696 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इतने सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज अगर पूछे कहाँ स्थित है तो ये कोलकाता में स्थित है, इसका नाम बदला गया है। इसकी स्थापना जो स्टैटिक बता थे 1696 में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और फरवरी का जो है आपका ये लास्ट प्रश्न कह रहा है, फरवरी 2025 में कौन सा देश चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? कह रहा है अर्जेंटीना, मैक्सिको, पनामा या बेलीज। तो फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन सा देश है जो आपके चीन का वन बेल्ट वन इनिशिएटिव रोड है, PRI वाला बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इससे बाहर होने की बात की है। तो ये देश है आपका, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पनामा। पनामा जो है अभी हाल फिलहाल में एक लैटिन देश बना है जो इस प्रोजेक्ट से बाहर हटने की बात कर चुका है, ठीक है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फरवरी के हमने कंप्लीट करा दिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, तो देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पूर्ण के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है मार्च 2025 में जारी देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जो है उसके अनुसार भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई और इस गणना में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन जो है लगभग 2397 दर्ज की गई। बताना आपको है कि केवल एक सत्य है, केवल दो, एक और दो दोनों, नौ तो एक, नौ तो दो।
तो मार्च की ये न्यूज़ थी और उसमें अगर आपको पता हो तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है फैक्ट के अनुसार भी, और दूसरा भी आपका सही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। जो नदी डॉल्फिन रिपोर्ट है, इसमें बताया गया जो बात है कि भारत में कुल इतने डॉल्फिन है, वो भी सही है, और उत्तर प्रदेश इसमें सबसे अधिक डॉल्फिन यहाँ पे दर्ज की गई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट है, कह रहा है मार्च 2025 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी 12वें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान रहा है। कह रहा 25वां, 14वां, 20वां या 11वां। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो यह ध्यान रखिएगा कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस एंड पीस के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, जारीकर्ता कई बार आपसे पूछ लेता है। और इसमें सिंपल सा हमसे भारत का रैंक पूछा है, तो इसमें भारत का जो रैंक है वो आपका ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर का रैंक रहा है भारत का, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा वन लाइनर भी बन सकता है, खासकर सूचकांक वाले पे, और आपका स्टेटमेंट वाला भी। स्टेटमेंट वाला जब भी बनता है तो जारीकर्ता का नाम जरूर पूछता है। तो हर एक इंडेक्स का जारीकर्ता का नाम और उसमें भारत की रैंकिंग और टॉप पर कौन रह रहा है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इस सूचकांक में अगर हम बात करें जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, तो इसमें आपका प्रथम स्थान पर, ठीक है, प्रथम स्थान पर आपका कौन सा है, तो बुर्किना फासो एक देश है। ठीक है, ये जो आपका क्या है, आपके इस पे पहले आतंकवाद वाली सूची में पहले पर है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो है उसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और बताना है कौन सा जो है आपका सही है। कह रहा है इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर मेघालय में स्थित बर्नीहाट है। दूसरा कह रहा है भारत को विश्व का तीसरा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। और तीसरा कह रहा है विश्व का सबसे प्रदूषित देश चार है। ठीक है, सत्य कथन बताना है 1 और 2, 1 और 3, 2 3 और 1 और 2 3, ये आपको इसमें से बताना है कौन सा आपका इसमें से जो है सही है। ठीक है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट जो आपका है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, तो इसमें आपका बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है मेघालय में स्थित बर्नीहाट को बताया गया है। और इसमें जो दूसरा बात कर रहा है भारत को विश्व का तीसरा जो सबसे बताया जा रहा है प्रदूषित देश, ये गलत है। भारत को जो है विश्व का जो है 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। कौन सा 5वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया, इस हिसाब से आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जैसे ही 2 को अगर आप कट करें ऑप्शन में जाए, तीसरा अपने आप से हो जाएगा। तीसरा सबसे प्रदूषित देश 4 आपका, ये बिल्कुल सही है। तो 2 को काटते ही आपका ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 1 और 3 आपका सत्य है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा। 7वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024, इसमें जो सबसे आपका प्रदूषित बताया गया, और भारत को जो है विश्व का तीसरा नहीं 5वां प्रदूषित देश बताया गया। इसको सही कर लीजिएगा, और तीसरा आपका अपने आप में सही है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा ये, कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत के किस शहर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है ना। तो बताना है कौन सा प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया, कहाँ पर। कह रहा सूरत, उदयपुर, इंदौर या अंबिकापुर। आपको प्रश्न पढ़ते समझ में आ गया होगा कि जो पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और खासकर सफाई को लेकर, तो पहला स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये कहाँ पर हो सकता है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंदौर। ठीक है, इंदौर में जो है ये स्थापित किया गया भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ये ध्यान रखेंगे, पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो है इसको विकसित किया जा रहा है पीपीपी मॉडल पे। ठीक है, तो आप पब्लिक, आप जानते हैं जो आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, इस मॉडल पे इसको विकसित किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है मार्च 2025 में सिप्री द्वारा जारी वैश्विक हथियार हस्तांतरण रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो ये सिप्री द्वारा जारी वैश्विक हथियार रिपोर्ट है। ऑप्शन कह रहा है कि वर्ष 2020 से 24 में यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था, और वर्ष 2020 से 24 में यूएस से सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश रहा है। तो सत्य कथन इसमें से बताना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, 9 तो 1, 9 तो 2। फटाफट से आंसर करेंगे प्रश्न संख्या 125 में जो है कौन सा कथन आपका किसमें सही है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला जो सिप्री के अनुसार रिपोर्ट है हथियार हस्तांतरण में, पहला बिल्कुल सही है। 20 से 24 में यूक्रेन जो है दुनिया का सबसे बड़ा आपका हथियार आयातक देश रहा, और 20 से 24 में यूएस से जो है सबसे ज़्यादा हथियार निर्यातक देश रहा है। तो देखिएगा हर जगह यूएस से अपना हथियार तो बेच देता है, बाकी जो देश जाने क्या किस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। सत्य कथन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 कथन दोनों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यानी
आपके इस रिपोर्ट के अनुसार दोनों बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न देखिएगा। ये क्या है? सूची 1 सूची 2 का है, व्यक्ति है और नियुक्ति है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तरफ व्यक्ति देखिए और एक तरफ इनका मिलान देखिए, कौन जो है किससे सुमेलित है। तो मार्क कार्नी की तरफ नाम दिया हुआ है ना? अंजू राठी राणा, डॉक्टर मयंक शर्मा, आशीष खन्ना, ये सारे के सारे नियुक्तियाँ हुई हैं मार्च महीने की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो मार्क कार्नी की बात करेंगे तो ये नियुक्त हुए यहाँ पे क्या प्रधानमंत्री कनाडा बने हैं, ये का दूसरा। इसको लगाते एक साथ जैसे आपको एक भी ऑप्शन क्लियर हो तुरंत इस पे चले जाइए कि आपका ऑप्शन कौन कौन एलिमिनेट हो रहा है। यानी बी का पहला आपका होगा ही, बस सी और डी देखना है। तो अंजू राठी राणा आपका देश की पहली महिला विधि सचिव, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। डॉक्टर मयंक शर्मा की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके रक्षा लेखा महानियंत्रक बने, यानी सी का चौथा। और आशीष खन्ना आपका क्या हो जाएगा? तो महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो 2 ऑप्शन तो आपके पहले ही कर चुके थे एक की वजह से। तो सी का चौथा और डी का तीसरा आपका, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाता है। क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन को ना देख के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो इसमें चीज़ें दी हुई हैं, जो आपको मिलान करने के लिए बात है, इस बात को आपको याद रखना है। तो मार्क कार्नी आपका प्रधानमंत्री कनाडा बने, और अंजू राठी राणा देश की पहली महिला विधि सचिव, डॉक्टर मयंक शर्मा जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक, और आशीष खन्ना जो है महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और कोशिश कीजिएगा साथ साथ जो जैसे जैसे क्लास कर रहे हैं नोट्स बनाते चले, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको नोट्स करते चले, ताकि आपको अंतिम में रिवीजन के लिए आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। इस चीज़ की जो क्लास आप कर रहे हैं आपको जनवरी से लेके, और इस जनवरी से लेके 24-25 पिछला मह रहा था, और जो भी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून तक चल रहा है, इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो प्रैक्टिस बैच है उसमें। ठीक है, तो प्रैक्टिस बैच में आपको सारी पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। उसके लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अंतिम दिनों में भी अगर जितने आपके पास समय बचा हुआ है, अगर आज भी आप वीडियो देख रहे हैं आपके पास समय है, सारी चीज़ें आपको व्यवस्थित तरीके से वहाँ दे दी गई है। नोट्स दे दिया गया, सारे इंपॉर्टेंट क्विज़ दे दिए गए, मंथली क्विज़ दे दिए गए। आप पढ़ के और अपना फटाफट से वहाँ पे मूल्यांकन कीजिए कि आपको कितना तैयार है, कितना नहीं। जो प्रश्न आपका गलत हो उसका तुरंत नोट करके नोट्स बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2025 में चर्चित माधव और राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है और केंद्र सरकार द्वारा इसे देश का 68वां जो है बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। तो बताइए क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है? फटाफट से बताइएगा। सबसे पहले तो जानिए कि जो माधव और राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है, पूछा है इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। ध्यान दीजिएगा, इसमें असत्य आपसे पूछा हुआ है। तो तुरंत आंसर को देखने के बाद से, मतलब स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आंसर पे जाने से पहले इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला आपका गलत है, मतलब असत्य है। क्यों? ये राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र में नहीं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी एमपी में स्थित है आपका। और केंद्र सरकार इसे 68वां जो बाघ अभयारण्य घोषित किया, ये बात बिल्कुल सही है। अब इस हिसाब से अगर हम जाए पहला गलत दूसरा सही, तो हम फटाक से अगर बी लगा देंगे, यही होगा दिमाग में, क्योंकि सत्य पूछता है दूसरा सही है पहला गलत, तो बी लगा के आगे बढ़े। यहाँ पे गलती से बचना, ये आपका सीडी मिस्टेक्स होगा और आता हुआ प्रश्न भी आपका चला जाएगा। आपने यहाँ तो पहचान लिया कि पहला गलत है दूसरा सही है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पे आपसे असत्य वाला पूछा है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका क्या सही बनेगा? केवल एक जो है आपका सही होगा, असत्य कथन बताना है। और बी आपका यहाँ पर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए क्यों गलत है। महाराष्ट्र में स्थित होकर ये एमपी में, बाकी जो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका 68वां बाघ अभयारण्य बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला पॉइंट जो है कह रहा है कौन सा एक बेमेल है। ठीक है, आयोजन सम्मेलन से सवाल पूछता है, स्थल दिया हुआ है। कह रहा है ध्यान दीजिएगा कि क्रिप्टो शिखर सम्मेलन आपका यूएसए में हुआ, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, जल स्थिरता सम्मेलन आपका कह रहा है लखनऊ, और आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन जो है मिस्र में। फटाफट से बताइए इन 4 दिए गए ऑप्शंस में जो आपने पढ़ रखा है मार्च से, तो उसके करंट अफेयर के अनुसार आपको इन प्रश्नों का जवाब देना है। मार्च महीने के सारे करंट अफेयर है। तो पहला तो देखिए आपका बिल्कुल से क्रिप्टो शिखर सम्मेलन जो 2025 है यूएसए में हुआ, बिल्कुल सही है। दूसरा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ, ये भी सही है। जल स्थिरता सम्मेलन जो आपके लखनऊ में नहीं हुआ, ये आपका कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे साथी हो? तो नई दिल्ली में हुआ है। और आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन मिस्र में, ये बिल्कुल सही। हमें बताना बेमेल, बेमेल का मतलब जो आपका गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जल स्थिरता जो सम्मेलन लखनऊ ना होकर कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी 3 अपनी जगह पर बिल्कुल सही सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा।
मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बनी है? पूर्णिमा देवी बर्मन, सुशीला एम मुर्मू, सुनीता नारायण, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ठीक है, तो फटाफट से आंसर कीजिएगा कि जो आर्द्र भूमि के प्रयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है, आप देखेंगे, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन टी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आर्द्र भूमियों के टिकाऊ और प्रबंधन के योगदान के लिए इनको रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 की न्यूज है, तो याद रखिएगा, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, क्योंकि जो देखिए जीतने वाली जो प्रथम भारतीय, ठीक है, जब प्रथम भारतीय और खास करके अगर वो कोई महिला है तो प्रश्न आपसे पूछा ही पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनको जो है सिंगल प्रश्न न पूछे, जो मिलान वाले में चर्चित व्यक्तियों में भी आपसे ये पूछा जा सकता है इनको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो बात को ध्यान रखिएगा, रामसर पुरस्कार आपको जयश्री वेंकटेशन को मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। मार्च 2025 में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? कह रहा है केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या राजस्थान। फटाफट से आंसर करेंगे। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला ये भी देश का पहला राज्य बना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है केरल। केरल जो है अपने देश में पहला ऐसा राज्य बना है जो क्या है स्थापित किया है कि एक वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और केरल जो राज्य विधानसभा ने इसे केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक 2025 को पारित किया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा केरल। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिवस और उससे मिलान करने वाला, पहले तो सिंगल एक दिवस आपसे पूछता था, अब 4-4 दिवस आपसे पूछ रहा है मिलान करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, एक दिवस है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जो आपको पहले इसमें से है उसको मिलान शुरू करिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप सभी जानते हैं कि 8 मार्च को होता है। तो डी का चौथा, डी का जैसे चौथा अगर आपको दिखे तो फटाक से ऑप्शन हो जाइए और ऑप्शन को काट डालिए जहाँ पे जो कोट में दिया हुआ है। तो आपका ए सही उत्तर तुरंत मिल जाएगा, यानी ABCD सब सही, सीधा सीधा सही सुमेलित है। तो शून्य अपशिष्ट जो दिवस है आपका 30 मार्च मनाया जाता है, ये भी आपका ए का पहला हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, समुद्री घास दिवस जो है विश्व 1 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके 8 मार्च को। ये चारों को चारों मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस है ना। और ध्यान दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है उसकी थीम भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरीके से 22 मार्च को कमेंट करके जरा बताइएगा, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है ना, कमेंट करके जरा बताइएगा। आएगा तो इसका जो सब सीधे सीधे सुमेलित है, ABCD 1 2 3 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। वेब एक्स जो है 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वेबएक्स 2025 की शुरुआत की गई। यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रमुख पहल है। 2 बातें हैं, अब यहाँ पे बताना आपको सत्य कथा, केवल 1, केवल 2, न तो 1 न तो 2। तो बताइए वेबएक्स जो 2025 है इसके संबंध में कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पे सही दिख रही हैं। ठीक है, तो बताना है। सबसे पहले इसमें पहला स्टेटमेंट सही है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वेबएक्स 2025 की शुरुआत की गई है। यहाँ पे आपसे मंत्रालय पूछ सकता है कि वेबएक्स के संबंध में जारी करता है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, यह मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण देगा और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों जब सही हो गया तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और सत्य आपसे पूछा है तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है एबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। यह भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार है। वर्ष 2025 का पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को प्रदान किया गया। और बताना इसमें क्या है आपको, असत्य कथा। देखिएगा डेंजर जोन है, हाईलाइटेड है। केवल 2, केवल 1, अब यहाँ पर ऑप्शन भी इधर उधर कर दिया है। सी केवल 1 और 2, और न तो 1 और 2। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें, कई बार दिमाग में रहता है कि केवल 1 आपका ऑप्शन ए पर रहेगा, केवल 2 बी पर रहेगा, ये भी नहीं। हर प्रश्न के हर ऑप्शन को आपको ध्यान से देखना है, और क्या चीज़ें किस तरीके से इधर उधर हो रही है, और सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो एबेल पुरस्कार के बारे में दोनों कथन को ध्यान से देखिए और इसमें बताइए जो है कि इसमें क्या चीज़ें इसमें गलत दी गई है। ठीक है, तो इसमें जो 2 ऑप्शंस हैं, पहला तो इसमें फिजिक्स का इसमें नाम मेंशन है। एबेल पुरस्कार का संबंध फिजिक्स से बिल्कुल नहीं है। इसका संबंध जो है आपका किससे है, गणित से है। ठीक है, इसे को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहता है, गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है एबेल पुरस्कार को।
और दूसरा जो पॉइंट कह रहा है तो इसमें पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को प्रदान किया गया, दूसरा बिल्कुल सही है। अगर दोनों स्टेटमेंट अगर आप अपने आप में मिलाएं तो अगर ये भौतिकी का क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार होता तो एक गणितज्ञ को क्यों दिया जाता, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्सी लग सकता है। यहाँ से भी अगर आप लगा के चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप नाम इसका मसाकी काशिवारा इनको दिया गया है, जापानी गणितज्ञ हैं। और एबेल पुरस्कार आपका जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नहीं, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका नाम याद रखिए, गणित के इसको नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। अब आपके पास क्या मिला, पहला गलत और दूसरा सही। आपसे पूछा क्या है कि जो है कौन सा कथन असत्य है, तो इस बारे में आपका केवल एक असत्य है, तो ये आपके ऑप्शन बी पर है, केवल एक असत्य है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो सही उत्तर आपका यही हो जाएगा, दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहा मार्च 2025 में संपन्न आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी एक दिवसीय प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मुकाबला भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित करके जीत लिया। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा को चुना गया। और भारत और न्यूजीलैंड के मध्य फाइनल मुकाबला दुबई में संपन्न हुआ। इसमें सत्य कथन आपको बताना है। 1 और 3, 2 और 3, 1 2, 1 2 और 3, फटाफट से आंसर कीजिएगा। इसके बारे में क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आप सबने देख रखा होगा और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसके बारे में जान लीजिए। तो इसके जो पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखेंगे, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट। इस पर आपको बताना है कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें जो फाइनल मुकाबला आपका भारत न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, बात बिल्कुल सही है। दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा को नहीं चुना गया है, उसमें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है रचिन रविंद्रन को चुना गया। किसको? रचिन रविंद्रन। आरआर आपने नाम सुना होगा, रचिन रविंद्रन न्यूजीलैंड के प्लेयर है। और ये मुकाबला आपका 2 में खेला गया, तो पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा काटते ही आपको देखेंगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका सही उत्तर क्या निकल के आएगा? आपका ऑप्शन है 1 और 3 आपका सत्य है। ठीक है, तो इस आईसीसी चैंपियनशिप के बारे में भारत ने जीता न्यूजीलैंड को हरा के। मुकाबला दुबई में खेला गया। अब बस ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो है प्लेयर आप मैच के लिए ये रचिन रविंद्रन को मिला है, न कि रोहित शर्मा को। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, सत्य कथन चुनना था। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वी पुरस्कार से संबंधित लियू जियाकोन को वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाला पृथ्वीजर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, वह किस देश के निवासी हैं? देखिए प्रश्न में किस तरीके से आपसे घुमा के पूछ लिया है। पृथ्वीजर अवार्ड किसको मिला है भी बता दिया, बस ये पूछ रहा है लियू जियाकोन को मिला है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और वो किस देश से इनका संबंध है, बस ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन है आपको पास जो है, ध्यान रखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और रूस। ये जो लियू जियाकोन ने नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस देश के हो सकते हैं, कुछ गेस लगाइए। इनका संबंध जो है ये चीन से है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन सी, चीन से इनका संबंध है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पृथ्वीजर अवार्ड जो सीधे सीधे नाम याद रखिएगा, लियू जियाकुन को दिया गया है। ठीक है, प्रश्नों के यहाँ थोड़ा सा घुमा पूछा, भले देश पूछा है, लेकिन ज़्यादातर चांस है आपसे इनका नाम ही पूछे पुरस्कार सुमेलित करने वाले में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 97 जो ऑस्कर पुरस्कार है उसके संबंध में बेमेल यून की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन। भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जो है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। क्या ये बात चारों को चारों में से कौन एक कोई गलत है, ये आपको बताना है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा को मिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यही बता दे रहे हैं आपसे, सिंपल सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ सकता है। ऑस्कर अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? अनोरा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी थे, अभिनेत्री मिकी मेडिसा। डी आपका गलत है, भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि जो है ये नहीं है। इस भारत की तरफ से क्या था? लापता लेडीज़। क्या था? लापता लेडीज़ जो है ये भारत की तरफ से नॉमिनेट हुआ था आधिकारिक तौर पे, ये ध्यान रखना है। तो बीमेल हमें बताना था, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कि ये तीनों सही है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और हमें जो बताना है भारत की प्रविष्टि क्या थी, तो लापता लेडीज़ थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये वाला आपका ऑप्शन बीमेल हो जाएगा, डी वाला। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राइज ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है तो टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाना, सर्व शिक्षा अभियान को सुलभ बनाना, वयस्क शिक्षा स्तर में सुधार करना, 0 से 13 वर्ष की किशोरियों में पोषण की शुरुआत करना। तो फटाफट से आंसर करेंगे, जो राइज एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य क्या है। और ये ध्यान दीजिएगा राइज ऐप का संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है।
प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि चर्चा में रहा जो राइज़ है इसका संबंध आपका किस राज्य से है या किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो टीकाकरण जो कार्यक्रम है उसको प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाना। क्या हो जाएगा? टीकाकरण कार्यक्रम को जो है प्रभावी बनाना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किस जनपद में देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई? कानपुर देहात, भदोही, संत कबीरनगर, संत रविदास नगर और वाराणसी रायबरेली। 4 आपके जिले के नाम हैं यहाँ पर, जगह के नाम, और बताना है कि पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण स्थापित करने की बात हो जा रही है प्रदेश का। तो यहाँ जो है कौन सी जगह है ये, ध्यान दीजिए, कानपुर देहात। ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा। कानपुर देहात में जो है ये बात की गई है या घोषणा की गई कि पहला जो प्रदेश का टेक्सटाइल मशीन निर्माण स्थापित होगा कानपुर देहात में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो प्लांट लग रहा है इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि साथ साथ कपड़ा जो बनाने वाली मशीनें हैं, ठीक है, कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। तो ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में जारी उरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है? शंघाई, टोक्यो, सियोल या सिंगापुर? फटाफट से आंसर कीजिएगा। इस लिस्ट में कई बार ये आगे पीछे होता रहता है, कई बार मुंबई उसको पीछे छोड़ता है, कई बार अब मुंबई को इसने पीछे छोड़ दिया है। तो फिर सब जो है शंघाई जो है आपका ये ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शंघाई जो मुंबई को फिर से पीछे छोड़ते हुए एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। ठीक है, यहाँ पे अरबपतियों की संख्या की अगर बात करें तो टोटल 92 अरबपति यहाँ पर रह रहे हैं। कई बार जो है मुंबई भी इसके पहले आया था, ठीक है, इससे पहले मुंबई आगे आया था, इसको पीछे पछाड़ के अब फिर से ये शंघाई आ गया है। तो प्रश्न जब पूछेगा तो उसमें मंथ आपको जरूर मेंशन करेगा कब की न्यूज है ये, ठीक है, जैसे यहाँ मार्च बताया हुआ है उस तरीके से आपको देख के बताना रहेगा। आगे बढ़ेंगे, सैन्य अभ्यास एक सवाल। वर्ष 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत और फ्रांस के मध्य एक द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास है। और अगला प्रश्न इसमें मतलब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मार्च 2025 में इसका आयोजन जोरहाट असम में किया गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसमें बातें क्या क्या है और पूछा क्या है। इसमें असत्य कथन पूछा होगा। क्या पूछा? असत्य कथन। कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक तथा दो, नौ तो एक, नौ तो दो। तो सैन्य अभ्यास वरुण के बारे में अगर आप सारी बातों को ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो भारत और फ्रांस के मध्य ये एक अभ्यास है, ठीक है, लेकिन ये वायु अभ्यास नहीं है। कैसा अभ्यास है? नौसेना अभ्यास है। कैसा? तो ये एक नौसेना अभ्यास है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपको गलत हो गया। मार्च में इसका आयोजन कह रहा है असम मतलब जोरहाट असम में किया गया। तो इसका आयोजन जो है अरब सागर में किया गया। कहाँ पे? अरब सागर में। जब नौसेना अभ्यास है तो आपका जाहिर सी बात है कहीं न कहीं आपको इसमें होगा, तो अरब सागर में इसका किया गया। दूसरा भी आपका गलत हो गया। अब बताना आपका दोनों गलत है तो असत्य कथन ही बताना, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक और दो दोनों, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके सैन्य अभ्यास है वहाँ से प्रश्न बनते हैं किस किस देश के बीच में हुआ, कौन सा संस्करण, कैसा अभ्यास है। यहाँ देखिए वही कंफ्यूज आपको किया, द्विपक्षीय अभ्यास भारत फ्रांस देखे तुरंत आप सही लगा देंगे, लेकिन ध्यान दीजिए वायु अभ्यास नहीं है, एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। ठीक है, वरुण वाला। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जोरहाट में नहीं, आपके अरब सागर में किया गया है। ये तो सारा का सारा इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या हो गया, मार्च का जो है मार्च 2025 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस सारे के सारे यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिएगा अब इसके बाद करंट अफेयर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दें। जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर उसको आप एक बार जरूर देख लेना है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से आपके आर प्रश्न बनेंगे। पहला तो आपका सैन्य अभ्यास हो गया एक टॉपिक, पुरस्कार सम्मान हो गया, सूचकांक हो गया, ठीक है, सूचकांक हो गया। इसके साथ साथ शिखर सम्मेलन, जो प्रमुख शिखर सम्मेलन है, चर्चित व्यक्ति और निधन में आप देख लीजिएगा, वहाँ से पॉइंट बनेंगे। खेल से आप पॉइंट बनेगा। तो ये जो टॉपिक वाइज कुछ है, अगर आपको करंट अफेयर इस तरह का मिल जाए तो उसको पढ़ डालिएगा। यूपी स्पेशल से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर जाइएगा, सारा का सारा आपको यहीं पे मिल जाएगा। बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं। आर के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। करंट अफेयर की कंप्लीट प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। वहाँ पे हर तरह से मैगजीन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मंथली क्रॉनिकल मैगजीन कवर हुआ, घटनासार हुआ, और आई दृष्टि से भी कुछ महत्वपूर्ण करा देंगे। DIS के टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद आपका करंट अफेयर बिल्कुल एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सारे के सारे प्रश्न आप कराएंगे। अगर जितना चीज़ें आपको दी जा रही है तैयार करा रहे हैं उतना आप अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, इतनी सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक बार वीडियो को जितने लोग लाइक नहीं किए कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।